सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम आप लोग के सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री लेक्चर का जो हम तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो पार्ट फर्स्ट है आपका, उसके अकार्बनिक रसायन में हम लोगों ने चर्चा करनी है। और इसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक जो लिए थे, उस टॉपिक के अंतर्गत हमने परमाणु की संरचना के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो बनेगी आपकी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और परमाणुक गुणधर्म। तो उसमें जितने भी टॉपिक हो जाएंगे हम उसको हम डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल के बेस्ड में आते हैं कि जो भी इसमें जो आप पॉइंट्स देखेंगे, चाहे वो मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हो, और या जो तत्व हैं उनको किस क्रम में रखा गया है और ब्लॉक में किस तरीके से रखा गया, और क्या उनके उसमें एक्सेप्शन है, और कौन कौन से कि भाई हम अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या चेंजेज आते हैं, और लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये दिया गया था, क्योंकि इससे पहले जो आवर्त नियम था वो था जो मेंडलीफ ने दिया था। और मेंडलीफ ने जो दिया था, उन्होंने कहा था कि जो तत्वों के जो आवर्ती गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार यानी जो उसके परमाणु द्रव्यमान की हम जो बात करते हैं उसके आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम था या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो नियम था वो था परमाणु भार में ना होके परमाणु क्रमांक के आवर्ती क्रम होते हैं बोला था। तो ध्यान दीजिए कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणु कणों का विकास हुआ। सन 1913 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले, नोट कीजिएगा नाम, हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षण एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और ने देखा कि परमाणु क्रमांक के मध्य और जो अंडरूट वी होता है, जो एक्स किरण की आवृत्ति होती है, उसके मध्य जब वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान तथा अंडरूट वी के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो इसी के अनुसार मेंडलीव के जो आधुनिक आवर्त नियम था वो आपका, उसमें जो आवर्त नियम था उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। और संशोधन क्या था, और इसी को हम जो बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसके नियम के अनुसार होता है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी आपकी, जो एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन थी, और जबकि मेंडलीव की थी वो क्या थी, वो थी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भारों के आवर्ती फलन थी। इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कौन कौन सी चीजें दी थी। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली थी। एक्टिनियम और प्रोटोटीनियम की भांति नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में पाए गए थे। इससे अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी जो मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी उसके बाद क्या था। तो देखो, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता और लॉरेंस के बाद के तत्वों को सम्मिलित करते हुए आवर्त सारणी के विस्तारित रूप। तो कौन कौन से ऐसे तत्व उसमें ऐड हुए थे, क्योंकि जब नई पीरियोडिक टेबल बनी थी उसके बाद कौन कौन से तत्व उसमें ऐड हो गए थे और कितने लगभग बन चुके थे। तो जो ये थी मोजले ने जो दी थी, उन्होंने इसको ब्लॉक के आधार पे दिया था, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो बात करें ये दी थी उन्होंने किसके आधार पर, इनके ऑर्बिटल के आधार पे यानी उपकोषों के आधार पे दी थी। अब किस तरीके से दी थी ध्यान से देखना। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए और कुछ रूपों में तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर।
इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं, बहुत सरल और अत्यंत उपयोगी है। इसको आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर मेंडलीव की जो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिख रही है, आपने जो मोजले ने दिखाई थी वो दिखाई दे रही है। और इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें देखो सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का जो स्थान था वो सबसे टॉप में ही दिया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था इसमें भी, लेकिन इसको सबसे टॉप में रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये एस ब्लॉक के अंदर आता था, और एस ब्लॉक में आने के अंदर आप देखिए एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते, तो इसलिए इसके 2 ही ग्रुप बने हुए हैं। फिर आपको देख रहा है पी ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा, तो पी ब्लॉक में आप देखिए केवल 6 ही आपको इसके अंदर जो ग्रुप है वो नजर आ रहे हैं। 6 इसलिए क्योंकि पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद बात करें डी, जो बीच में दिख रहा है आपको, एस और पी के मध्य जो डी ब्लॉक होता है उसके अंतर्गत आते हैं आपके 10 एलिमेंट आते हैं, और 10 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है, ध्यान देना, उन 10 ग्रुपों में आपका ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा होता है। ठीक है ना, और डी में 10 इसलिए क्योंकि डी में 5 कक्षक पाए जाते हैं, और 5 कक्षक के साथ साथ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो लगभग तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक हमारा डी ब्लॉक पाया जाता है। और ठीक उसके नीचे बात करें, आपके जो 2 ग्रुप आते हैं जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती है आपकी, एक आती है लेंथेनाइड्स, दूसरी आती है एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड आपका 97वें तत्व के बाद यानी 58 से स्टार्ट होती है, जबकि जो एक्टिनाइड होती है वो 89 के बाद यानी एक्टिनियम के बाद यानी थोरियम से स्टार्ट होती है। तो लेंथेनाइड तो 58 से लेकर 71 यानी सीरियम से लेकर आपका लुटेशियम तक होती है, जबकि एक्टिनाइड जो होते हैं 90 से लेके यानी थोरियम से लेके आपका लॉरेंशियम तक यानी 103 तक एलिमेंट तक होते हैं। तो लगभग 14 तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में 14 तत्व होने का कारण यह है क्योंकि एफ में 7 कक्षक होते हैं, और हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आपका एग्जिट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कितने हो जाएंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते हैं, तो इसलिए 14 तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक को आप जानते होंगे कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल, क्षारीय धातु कहते हैं इसको, हम एक तरीके से क्षारीय धातु कहते हैं। और दूसरा जो आते हैं पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आपके इसमें, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली देख लो, इसमें हेलोजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली और कार्बन की फैमिली, ये इस तरीके से, और दूसरा नोबल गैस ये पाई जाती है, जो सबसे आखिरी समूह होता है नोबल गैसेस में। ठीक है ना, ये आते हैं आपके पी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के तत्वों को दरअसल हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या जिसे हम बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं वो अर्धभरित होते हैं, और अर्धभरित होने के कारण ये बगल में जो आपका ग्रुप ए है यानी जो एस ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के तत्वों के साथ बहुत आसानी से क्रिया कर लेते हैं, और कई सारे ऐसे यौगिकों का निर्माण करते हैं जिनके साथ काफी क्रियाशील होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं। बहुत ज्यादा जगहों पर आपने अभिक्रियाओं में देखा होगा, एज ए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं कुछ बता दूं, आपका जिंक है, निकल है और प्लेटिनम है, और कई सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा कर ली, और इसके बाद बात करते हैं एसपीडीएफ के तत्वों के प्रकार के बारे में हमने बात कर ली है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं इनके कुछ परमाणु गुणधर्म। अब परमाणु गुणधर्म की बात करें तो परमाणु गुणधर्म में जैसे आता है आपका परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणिता। अब परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, तो बात करते हैं आगे परमाणु और आयनिक त्रिज्या की। सबसे पहले तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है आपको हम बताते हैं। परमाणु यानी जिसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में जो जहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक यानी जहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, हर किसी तत्व की। ठीक है, और वैसे परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जा सकती है। कि परमाणु की त्रिज्या वैसे बहुत छोटी होती है, मात्र लगभग 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर तक होती है, यानी इसको हम एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। और परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अब्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसकी कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है। अतः परमाणु का आकार सही तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता, और दूसरे शब्द में कहें तो परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती। प्रायोगिक विधि के आधार पर ही परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है।
एकल आबंध यानी अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें से जुड़े हुए सहसंयोजक बंध अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर इसे सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से बात करें क्लोरीन अणु के लिए जो बंध दूरी होती है यानी बॉन्ड लेंथ का मान लगभग 198 पीएम यानी पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा यानी लगभग हम बात करें तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी, यानी जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है उसका हाफ जो होती है उसकी वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है वो हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से मापा जाता है और ये आपका एक प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक विधि है जिसके द्वारा इसकी परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो बात करते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या होती है यानी जो परमाणु त्रिज्या होती है, अगर किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या जब नीचे की ओर बढ़ती है तो हर कोष में वृद्धि होती है और कोष में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या भी का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि किसी आवर्त में यानी पीरियड में हम बात करें, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं यानी बाएं से दाएं की ओर, जब हम ये आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। वो इसलिए घटता है क्योंकि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता चले जाता है और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो उतने ही परमाणु ये आपके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उससे उसका आकार क्या होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है और इसलिए आवर्त में जो परमाणु त्रिज्या होती है जनरली घटती हुई चली जाती है। तो आज हम इसमें केवल यहीं तक ही चर्चा करते हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्या के बारे में, और इसके बाद आयनिक त्रिज्या या आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो साथियों, आपको अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं और चाहे आप प्रवक्ता रसायन की तैयारी कर रहे हैं या विज्ञान से रिलेटेड एलडी साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी साइंस से रिलेटेड अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी अगर इसमें बताएंगे कि आपको अगर कोई माना कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक आप चाहते हो कि इसमें हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है और किसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी लेनी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे बने रहिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।